तब तक टैक्स पेयर के पैसों का गलत प्रयोग करेंगे। जैसा मंडल कमीशन के समय प्रोटेस्ट हुआ था, उस तरह का प्रोटेस्ट हो सकता है। हर जगह रोष है। अभी एग्जाम में नकल करने पे आपको एग्जाम से हटाया नहीं जाएगा, एग्जाम देने दिया जाए। ऑडी अल्टम पार्टम मतलब दूसरों के पक्ष को भी सुना जाए। अनुच्छेद 14 तो नई परिभाषा पे आ गई है कि जहां पे कुछ वर्गों के लिए समानता है और कुछ वर्गों के लिए समानता नहीं है। कालू इधर आओ, एक ने कहा लंबू इधर आओ। अब यहाँ पे समझिए 36 बिरादरी के जो 36 सरपंच है उसमें से 30 लापता है। पूरा बाल साफ करो, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। यही एक्ट SC ST OBC एक्ट बन जाएगा। जनरल कैटेगरी के छात्रों और शिक्षाविदों के बीच भारी खुशी की लहर है। नमस्कार दोस्तों, 13 जनवरी 2026 को UGC का एक प्रेम पत्र आया है। उसी प्रेम पत्र पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। प्रेम पत्र का नाम क्या है? प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कैंपस में भेदभाव खत्म करना। इसलिए पिछले कुछ दिनों से इस प्रेम पत्र को लेकर पूरे देश के जनरल कैटेगरी के छात्रों और शिक्षाविदों के बीच भारी खुशी की लहर है। मांग हो रहा है इसे जल्दी पूर्ण रूप से लागू किया जाए। आखिर इन 2026 के नियमों में ऐसा क्या है जिस सम्मान वर्ग के साथ प्रेम भाव कहा जाता है? तो आज यही हम लोग समझेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो आखिरकार उनकी पसंदीदा सरकार ने उनके नए साल पे बहुमूल्य बहुप्रतीक्षित भेंट दिया। वो भेंट क्या है समझिए। ये एक एक्ट था पहले जिसको ST SC एक्ट के नाम से भी जानते थे। अब एक तरीके से समझिए कि यही एक्ट SC ST OBC एक्ट बन जाएगा। कैसे? वो आप सभी लोग समझ ही चुके होंगे। डिस्क्रिमिनेशन को नए परिभाषा के आधार पर अभी इन्होंने बताया है कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है नए नियम में। जातीय आधारित भेदभाव केवल ST SC और OBC के साथ संभव है, जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि जनरल कैटेगरी का मानव सुपर कैटेगरी वाला कर्ण का भेदभाव रोकने में सक्षम कवच कुंडल पहन के आया है ना। कवच कुंडल उसको मिला है जन्म के साथ और उसी को पहन के आ गया, तो उसके साथ कैसे संभव है? हालांकि कुछ नारे लगते रहे हैं JNU के कैंपस में या इधर उधर बहुत सारे प्रोटेस्ट में, चुनावों में लगते रहे हैं। तो नारे तो बस चुनावी नारे थे। क्या कुछ कैंपस से कुछ बिगड़े हुए छात्रों के नारे थे। नारों का उद्देश्य अच्छा था। नारा क्या था? कुछ नारा देख लेते हैं। पहला नारा देखिए, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? अगर देखेंगे बहुत गहरा अर्थ है, बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। नारे में बताया गया कि विदेशों में इन जाति के लोगों को पढ़ने के लिए अच्छी सुविधा ग्रहण करने के लिए भेजा जाएगा। भारत में तो नहीं है ना जगह, तो विदेश में जाएंगे, विदेश में पढ़ेंगे। एक और नारा है, तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार। अब 4 जूता मार के ही छोड़ दिया गया। समझिए, जान से नहीं मारा गया इन सबको, सिर्फ 4 जूता मार के छोड़ दिया गया। कितना रहम कर रहे हैं, कितना रहम दिल वाले लोग हैं। एक और नारा था, और नारा किसने दिया था? एक शोषित गुट था जो चारा खा के गुजारा करता था, उसने नारा दिया। नारा क्या था? भूरा बाल साफ करो। वो नहीं चाहते थे कि किसी का बाल भूरा हो। बाल नीला हो सकता है, नीला रखिए, हरा रखिए, पर भूरा बाल नहीं चलेगा। भूरा बाल क्या? भूरा बाल आउट ऑफ ट्रेंड चल रहे हैं आप लोग। भूरा रंग का अस्तित्व है क्या जी? और उसके बाद देखिए गाइडलाइंस में एक प्रेममयी बदलाव किया गया है। ठीक है, ड्राफ्ट में झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान था, जिसे हटा दिया गया। अब नहीं है प्रावधान, शिकायत करिए, कोई प्रावधान नहीं है वैसा, क्योंकि शिकायतें झूठी थोड़ी होती है। कौरवों ने भला कभी छल किया क्या? वो तो वीर थे, संख्या से भी, योग्यता से भी। बस युद्ध में विजय को ग्रहण करने के आदि नियम तो बस पांडवों के लिए बने थे और उन्हें ही धारण करना था। वो एक अलग बात है कि पिछले 5 साल में 118% का बढ़ोतरी हुआ है। किसमें? जातिगत भेदभाव। और ये सामान्य जात वालों के साथ की मैं बात कर रहा हूं। ये स्थिति तब थी जब सेफ गार्ड था। आप झूठ शिकायत कर रहे हैं, दंड का प्रावधान है, लेकिन जब दंड का प्रावधान नहीं है तब क्या होगा समझिए। सोचिए जरा सा, एक समान वर्ग का कोई प्रोफेसर है और कोई छात्र है, उसको अलग अलग वर्ग से छात्र आते हैं, उसको क्या मतलब है कि कौन छात्र किससे है? नहीं, उसने मेरिट पे पेपर चेक किया है ना। जब पेपर चेक किया उसने, मेरिट पे किसी छात्र का कम अंक आता है। अब कम अंक देख के छात्र को लगेगा कि नहीं, मेरे साथ भेदभाव हुआ है। अब एक प्रेम खत लिखा जाए प्रोफेसर को प्रस्तुत करने के लिए, प्रेम खत उसने लिख दिया, तो अब कितना मुश्किल हो जाएगा उस प्रोफेसर के लिए ये साबित करना कि वो निर्दोष है, या मतलब उसने सही तरीके से काम को किया था, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि नियम जो है, अभी जो गाइडलाइंस आया है उसमें एक बात है, इंपैक्ट ओवर इंटेंट, मतलब इंपैक्ट का बात कर रहा है इंटेंट से ऊपर। ठीक है, मतलब समझिए इरादे से ज्यादा प्रभाव पर जोर दिया गया है। अब बात करते हैं उस इक्विटी कमेटी का जो फैसला सुनाएगी। इक्विटी कमेटी हो बनेगी ना, एक जब कोई निर्णय होगा तो उसके लिए कमेटी बनेगी, वो कमेटी फैसला सुनाएगी। अब उस कमेटी में क्या बोला गया है कि सिर्फ ST SC OBC और PWD इनको रखना है, बाकी किसी को नहीं। अब ये बताइए कि किसी को के बारे में आपको फैसला सुनाना है, एक आरोपी है जिसके ऊपर आपको फैसला सुनाना है, उसके पक्ष का भी तो आप बात सुनेंगे, उसके पक्ष से भी तो किसी को रखेंगे। चलिए आप नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये जातिगत चीजों को कैसे तय कर रहे हैं कि सिर्फ इन वर्ग के लोगों को रखा जाएगा? आप कम से कम इस चीज को तो न्यूट्रल रखेंगे। अब यहाँ पे समझिए 36 बिरादरी के जो 36 सरपंच है उसमें से 30 लापता है। ठीक है, उनको इनमें कमी ही नहीं दिख रहा है। कुछ बोलेंगे कैसे? कमी दिखेगा तब ना बोलेंगे। या तो ये भी हो सकता है कि जो हुक्का पीते हैं सब लोग साथ में, हुक्के का धुआं 30 के आंखों में चला गया हो, कि अब आंख में कुछ चला गया धुआं वगैरह, तो नहीं दिख पा रहा है उनको कुछ, तो बेचारे व्यक्त क्या करेंगे? नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या लेना देना है? नेचुरल जस्टिस क्या होता है? जस्टिस ही क्या होता है? और सारी चीजें तो हटाओ, जस्टिस क्या होता है? जस्टिस से क्या लेना देना है? और ये संरचना सिंपल समझिए कि एक तरीके से एक तरफ पहले से ही झुका हुआ है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो जाएगा दोषी सिद्ध होके आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 स्क्वाड का बात किया गया, किसका? एक इक्विटी स्क्वाड और एक इक्विटी एम्बेसडर। इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम है कैंपस में जितने भी छात्र घूम रहे हैं उनके बीच चुपचाप गुप्त रूप से घूमना, उनकी बातों को सुनना, जितने प्रोफेसर है उनके बीच में घूमना, उनकी बातों को सुनना, और जब जहां मौका मिले तो आरोपित कर देना। अब समझिए कि 2 दोस्त जा रहे हैं, एक दोस्त ने किसी को कहा दिया, ए कालू
इधर आओ, एक ने कह दिया लंबू इधर आओ। अब उन दोनों के बीच का ये मजाकिया स्वभाव है। अब आप इसको जात से जोड़ देंगे कि उसने इसको जात के रूप में कहा है, तो कहीं ना कहीं उनके बीच ये भाईचारा नहीं बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? द्वेष बढ़ाएगा, रंजिश बढ़ाएगा। आप उनके दिमाग में ये चीज जबरदस्ती घुसा रहे हैं, समझे? चलिए, अब निगरानी तंत्र रहेगा तो निगरानी तंत्र में सब लोग अवेयर रहेंगे। और सबसे बड़ा क्या चीज है? फ्रीडम। फ्रीडम कहाँ गया? आप निगरानी क्यों रख रहे हैं कैंपस में? अभी तक बच्चे पढ़ रहे थे, बिल्कुल निर्विरोध रूप से घूमते थे कैंपस में, उनको डर नहीं था कि यहाँ जाएंगे ये होगा, कोई देखने वाला है वो, ठीक है। नेगेटिव सेंस में इसको मत लेके जाइएगा। अनुच्छेद 14 तो नई परिभाषा पे आ गई है कि जहां पे कुछ वर्गों के लिए समानता है और कुछ वर्गों के लिए समानता नहीं है, नया ही संविधान लिखा जाएगा। यूजीसी रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं, अब थोड़ा इसको कानूनी दावपेच के हिसाब से समझ लेते हैं, क्या क्या इसमें दावपेच है, कुछ लीगल प्रेसिडेंस भी देख लेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला तो इसमें अनुच्छेद 14 की अगर मैं बात करूं तो समानता का अधिकार जो कहा गया, उसमें क्या परिभाषित किया गया है? राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन क्या कर रहा है यहाँ पे? तो ये गाइडलाइंस आया है यूजीसी का 2026 वाला जनवरी में, क्या कर रहा है? एक तरीके से क्लास लेजिस्लेशन और रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इन दोनों के बीच कंफ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। जहां पे उसको रीजनेबल क्लासिफिकेशन पे चलना चाहिए था, वहां पे किसको प्रायोरिटी दे रहा है? क्लास लेजिस्लेशन को, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा चीज है कि आप किसी को खुश कर रहे हैं सिर्फ इस कारण से कि आपको कुछ अन्य तरह का फायदा मिले और दूसरों को आप उनके अधिकारों से भी वंचित रख दे रहे हैं। किसी भी तरीके से ये चीज ठीक नहीं है। दूसरा अगर मैं देखूं, दूसरा कानूनी प्रावधान क्या हो जाएगा? नेचुरल जस्टिस। थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा, उसमें दो चीजें आ जाएंगी, नैमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या समझिए, कोई भी अपने मामले में खुद जज नहीं हो सकता। खुद अपने बारे में कोई फैसला दे सकता हूं क्या अपने किसी का? मेरे को तो सब अपना काम सही ही लगेगा ना, आपको तो सब अपना काम सही ही लगेगा। और दूसरा इसमें क्या आ जाता है? दूसरा सिद्धांत ऑडी अल्टम पार्टम, मतलब दूसरों के पक्ष को भी सुना जाए। जब दोनों पक्षों को मैं सुनूंगा नहीं तो ये कैसे तय होगा कि कौन सही है कौन गलत है? आपको दोनों पक्षों को सुनना बहुत ही जरूरी है, ये लॉ का प्रावधान है। तो आप अगर इसको नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या है? बायस्ड है, आप पक्षपात कर रहे हैं, है ना। तो एक तरीके से बायसनेस को ही तो आप बढ़ा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? इक्विटी कमेटी एक तरीके से यही चीज कर रही है। वहां पे जो बैठे हुए हैं कमेटी में लोग, जब वहां पे सबको आपने बराबर अधिकार नहीं दिया तो क्या किया? यही तो किया ना एक तरीके से। एक तीसरा और देख लीजिए इसमें, इंपैक्ट ओवर इंटेंट, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और एविडेंस एक्ट को, दोनों को आप मिला लेंगे तो उसमें चीज आता है कि इंपैक्ट और इंटेंट दोनों को चीज देखा जाएगा। तो दोनों को यहाँ पे सही तरीके से नहीं देखा जा रहा है। और जब भी अपराध किया जाता है तो आप क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तो वहां पे अपराध करने का इरादा, उसका जिक्र किया गया कि अपराध करने का जो इरादा, मेंसरिया शब्द है, मेंसरिया अनिवार्य तथ्य है कि मेंसरिया वहां पे था कि नहीं था तो कैसा था, सारी चीजों को देखा जाता है। तो मेंसरिया ही गायब है कि है, इन सब चीज को तो आपने साइड में ही कर दिया एक तरीके से, ठीक है। तो एक तरीके से पूरी तरीके से आप विधि के विपरीत जा रहे हैं, आपने लॉ को तो फॉलो ही नहीं किया। एक और चीज देख लेते हैं, झूठी शिकायत और दंडात्मक कार्रवाई का अभाव। 2012 का जो रेगुलेशन था उसमें क्या था कि अगर आप झूठी शिकायत करेंगे तो आपको दंड मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है, है ना। फ्रेबलेस या फॉल्स शिकायत करने पे आपको दंड मिलता था, जो कि अब हटा दिया गया। आप समझिए ऐसे चोरी करने पे कोई सजा नहीं हो तो चोरी कौन नहीं करेगा? आप नहीं करेंगे या मैं नहीं करूंगा, तब करेंगे। एग्जाम में नकल करने पे आपको एग्जाम से हटाया नहीं जाएगा, एग्जाम देने दिया जाए। आप नकल छोड़ देंगे क्या? नकल तो आप करेंगे ही, और जब गलत नहीं है तो उसमें करने में क्या दिक्कत है? तो वही चीज यहाँ पे है। इसका एक केस भी आप लोग पढ़ सकते हैं, सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसको आप पढ़िएगा तो भी आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। और एक चीज और है इसमें, प्रोसेस एज अ पनिशमेंट। अब कुछ समझने के बाद ये समझ में आ रहा है कि जो प्रोसेस है उसी को पनिशमेंट बना दिया गया। प्रोसेस को आप एक तरीके से किसी के ऊपर फॉलो हुआ तो एक पनिशमेंट से कम नहीं है, समझे। तो अब यहाँ पे ये सब चीजों को एक तरीके से देखना पड़ेगा। सेफगार्ड को दोबारा आप लेके आइए, दोबारा इन सभी चीजों का मूल्यांकन कीजिए, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं? रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, एक टर्म है, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन सेट कर रहे हैं। का मतलब क्या होता है? जहां एक वर्ग को ऊपर उठाने के लिए दूसरे वर्ग के मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है ना। आपको एक बच्चे को बढ़ाना है, आप उसको दूध तो दे रहे हैं 1 गिलास, ठीक है, और दूसरे बच्चों को क्या कर रहे हैं? आप दूध ही नहीं दे रहे हैं, या मतलब उतना दूध दे रहे हैं जो उसके लिए पर्याप्त ही नहीं है। इक्विटी की जब हम बात करते हैं तो पर्याप्तता की बात देखी जाती है, सबके लिए रिक्वायरमेंट कैसे क्या है। लेकिन यहाँ पे आप एक को बढ़ाने के लिए दूसरे का अधिकार हर रहे हैं, छीन रहे हैं, तो गलत है। तो समझना पड़ेगा इस चीज को आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको समझनी जरूरी है। अब अंत में मैं आपको यही कहूंगा, जो 13 जनवरी 2026 के यूजीसी के नियम है वो संतुलित दृष्टिकोण से देखने की बहुत जरूरत है उसको सरकार को, बजाय कि एक तरफा देखा जाए। अदरवाइज जैसा मंडल कमीशन के समय प्रोटेस्ट हुआ था उस तरह का प्रोटेस्ट हो सकता है। हर जगह रोष है अभी, सरकारें समझे इस चीज को कि युवा को झोंक कहां रहे हैं। अगर आपको समस्या का समाधान करना है, बहुत सारी समस्याएं हैं, हर समस्या का जड़ घूम फिर के जनसंख्या आ जाता है। आप मेन कॉज को छोड़ देते हैं, आप जाति को समाप्त नहीं कर रहे हैं। आपने जाति को समाप्त करने के लिए क्या किया? जाति को समाप्त करने के लिए प्रावधान लेके आइए, नामों के पीछे से लोगों के कास्ट टाइटल हटवाइए। आप इन सब चीजों पे काम नहीं करेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे? भेदभाव, ये सारी चीज। तो जड़ है, जड़ को क्यों नहीं समाप्त कर रहे हैं? सरकारों को ये चीज सोचना पड़ेगा। जड़ जब तक रहेंगी समस्याएं पनपती रहेंगी, जड़ समाप्त समस्याएं समाप्त। आप ऐसे ही करते हैं कि फ्री अनाज बंटवा दिया, फ्री अनाज कब तक बंटवाएंगे? कब तक टैक्स पेयर के पैसों का गलत प्रयोग करेंगे? आप क्यों नहीं लोगों को रोजगार दे रहे हैं? घूम फिर के बात वही आएगी कि रोजगार उतना है नहीं। और क्यों नहीं है? क्योंकि जनसंख्या इतना बढ़ गया। आप रूट कॉज को पकड़िए, अदरवाइज सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का कोई उद्देश्य नहीं रखिए। भ्रमित करने से क्या होगा? क्षणिक समाधान मिल जाएगा और फिर दोबारा से समस्याएं और विकराल रूप से सामने आ जाएंगी। तो आप लोग बताइएगा इस ढांचे में क्या क्या सुधार होना चाहिए। और ये चिंता है बहुत सारे छात्रों की, बहुत जायज है। जो लोग मौन होकर बैठे हैं, चुप होकर बैठे हैं, अपना मुंह खोलिए। और मैं सभी से कहूंगा, ये सिर्फ एक वर्ग की लड़ाई नहीं है, ये सभी की लड़ाई है। अगर आप अभी नहीं बोले तो कब बोलेंगे? तो मिलता हूं अगले वीडियो में। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में अपना कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा।